तो इस वीडियो में जो एस के एम यू के सेमेस्टर 2G के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर एक तरह से ये पुराना पेपर है। इसी के आधार पर वो अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम पहले क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन नहीं लेकिन उसको कैसे सॉल्व करना है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसमें पहले तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी है, इसी से रिलेटेड है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेबस से कुछ भी हो सकते हैं। आपको अगर सिलेबस का डीप स्टडी किया है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकते हैं, जिसमें चार ऑप्शंस होते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से ही रिलेटेड होते हैं। खास करके आपको फंडामेंटल जो हमारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे आर्टिकल अगर याद हो, क्योंकि देखें कि अलग अलग तरह के यहाँ फंडामेंटल आर्टिकल से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं और अलग अलग अनुच्छेदों के बारे में पूछा जाता है। राज्यसभा लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं इनका आपको पता होना चाहिए। और अलग अलग जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ जो अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं इस ऑप्शन को करेक्ट मानने की गलती मत कीजिएगा। ये तो किसी का क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। हो सकता है उस स्टूडेंट ने यहाँ पर हाँ गलतियां की भी हैं। तो संविधान में कितने अनुच्छेद थे, भारत में कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके लिए आपको अपनी बुक और सिलेबस के ज्यादातर कम से कम 100-150 ऑब्जेक्टिव तैयार रखें तो बेहतर होता है। हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो फॉर्मेट है इसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ पर किन्हीं चार सवालों के जवाब लिखने होते हैं, 4 क्वेश्चन। और ये जो 100 वर्ड्स में लिखना है यानी कि 5 नंबर है हर क्वेश्चन पे, तो 20 मार्क्स का होगा। तो ये सभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास प्रिपेयर रहेंगे तो आप कोई भी चार सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले संविधान की बात होगी। और संविधान की बात होगी तो सबसे पहले संविधान का प्रियम्बल है। तो यहाँ पर यही बात है, enumerate the underlying principle of underlying philosophy of Indian Constitution with reference to the preamble। अगर आपको प्रियम्बल याद है, हम तो हमेशा कहते हैं स्टूडेंट्स को प्रियम्बल जरूर याद होना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसके संदर्भ में जो दर्शन है भारतीय संविधान का उसको बताना है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसके बारे में जो हमें लिखना है उसको हम समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी फिलॉसफी हैं जिनमें बहुत सारी जो है प्रियम्बल में रिफ्लेक्टेड है। प्रियम्बल का एक मोटा स्वरूप यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली, यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पर जो अलग अलग टर्म्स यहाँ पर यूज हुए हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि इंडिया इंटू अ सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इन सब शब्दों के बारे में यह है कि इसमें फिलॉसफी हमारी छुपी हुई है। सॉवरिन, इंडिया इज अ सॉवरिन नेशन विच मींस इट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड हैज द पावर टू गवर्न इटसेल्फ। तो आपको जो भी यहाँ पर टर्म्स है प्रियम्बल के उसमें जो फिलॉसफी है, अगर हमारी कंट्री या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी सोशलिस्ट है तो इस सोशलिस्ट टर्म को बताना है कि द टर्म सोशलिस्ट रेफर टू द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ सोसाइटी वेयर वेल्थ एंड रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पीपल। इस सिद्धांत के तहत यही होता है कि धन का बंटवारा, रिसोर्सेस का बंटवारा समाज के हित में होता है। समाज का हित सर्वप्रथम रहता है, किसी व्यक्ति विशेष का हित सर्वप्रथम नहीं रहता है। सेक्युलर का मतलब हम जानते हैं कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, किसी पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है। डेमोक्रेटी है, रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड एंड नॉट ए हेरिडेटरी मोनार्क, मतलब हमारे हेड ऑफ रिपब्लिक यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमेशा इलेक्टेड होते हैं, किसी वंशानुगत व्यवस्था से नहीं होते हैं। द प्रियम्बल ऑल्सो हाईलाइट्स द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर टू प्रोवाइड जस्टिस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है वो प्रियम्बल से मालूम चलता है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन तरह की जस्टिस की बात कही गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप की बात की गई है। इस तरह से हम यहाँ इनको समझ सकते हैं। फिर हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो हम राइट अ शॉर्ट नोट्स अगेंस्ट राइट, इसको हम देखते हैं। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज अ फंडामेंटल राइट enshrined in the Constitution of India under Article 23 and 24। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात की गई है, तो हमें आर्टिकल 23 और 24 के रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। हमने पहले ही कहा कि आपको पता होना चाहिए सारे फंडामेंटल राइट्स। दिस राइट प्रोहिबिट्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनी पर्सन, यानी एक्सप्लॉइटेशन ना हो उसके बारे में इसमें बताया गया है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा। 23 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, मतलब किसी को बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था पहले, उसमें उसका एक्सप्लॉइटेशन होता था, उसकी चर्चा है। 24 जो है वो बच्चों को बिलो एज 14 अलग अलग हजार्डस ऑक्यूपेशन, खतरनाक जो धंधे, फैक्ट्री, इन सब में से काम लिया जाए, तो ये एक्सप्लॉइटेशन होता है बच्चों का। प्रोटेक्ट किया जाता है सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वोमेन, चिल्ड्रेन, इनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसके लिए यहाँ पर संविधान में व्यवस्था है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन नॉट ओनली अ फंडामेंटल राइट बट आल्सो ए मोरल ऑब्लिगेशन। तो ये यहाँ पर ये आंसर है, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसको यहाँ आंसर करना है। फिर हम देखते हैं कि एक है कि भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन करिए, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो इसको भी देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट है, और उनको बहुत सारे लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो प्रदान किए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले जो संसद से संबंधित जो पावर्स होते हैं, जो कानून बनाने वाली जो संस्था है उससे रिलेटेड जो है, उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। तो संसद की जो शुरुआत होगी, समनिंग एंड प्रोरोग, यानी कि संसद के सत्र की शुरुआत या सत्र का खत्म किया जाना, ये सारी शक्तियां जो हैं प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं। वही बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं उसको समन या प्रोरोग करते हैं, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं फर्स्ट सेशन, जनरल इलेक्शन, और हर साल सेशन के शुरू होने पर जो भी कानून पास होता है उसको एक्सटेंड देते हैं। बिल को फिर से रिकंसिडरेशन, यानी कि अगर उन्हें लगता है कि जो कानून उनके पास भेजा गया है उसमें कुछ कमी है तो वो दोबारा भेजते संसद को। प्रोमलगेशन ऑर्डिनेंस, मतलब अगर कोई कानून पास नहीं हुआ है लेकिन स्पेशल शक्तियों के द्वारा उसकी एक व्यवस्था होती है, प्रोमलगेशन ऑर्डिनेंस कहते हैं उसको, ऑर्डिनेंस को भी प्रोमलगेट करते हैं। सर्टेन ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, और अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट वेरियस फील्ड कमीशन। तो ये सारे लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट के, इसके आधार पे आप इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पावर एंड रोल ऑफ स्पीकर इन लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर के बारे में बताया गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफिसर होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं हाउस की। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब एक तरह से अध्यक्ष का पद, जो सारा कार्यवाही होगा वो कैसे होगा उसके रूल्स रेगुलेशन के आधार पर उसको फॉलो कराना। तो वहां पर जो स्पीकर के पावर होते हैं लोकसभा में, इसके बारे में बताना है। प्रिजाइडिंग ओवर द हाउस, जो भी सेशन लोकसभा में चलते हैं। लोकसभा के स्पीकर की बात है तो हम सिर्फ लोकसभा के स्पीकर की बात करेंगे, हमें पता है राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो प्रोसीडिंग लोकसभा में चलेगी उनको कैसे रेगुलेट करना है उसकी बात है। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाएगा स्पीकर की, उनकी बात है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स का मतलब हर कार्य को करने के लिए नियम कानून बने होते हैं, लोकसभा की कार्यवाही कैसे चलेगी, तो जो चलेगी जो कानून है उसको इंटरप्रेट करना ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। सर्टिफिकेशन ऑफ बिल, मनी बिल वगैरह जो है सर्टिफाई करते हैं, बिल पास्ड बाय द लोकसभा विच आर देन सेंड टू राज्यसभा फॉर अप्रूवल। कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ अ टाई द स्पीकर कैन एक्सरसाइज। कास्टिंग वोट का मतलब अगर किसी बिल पर वोटिंग के समय पक्ष विपक्ष दोनों के मत बराबर होते हैं तो वो अपना निर्णायक मत देते हैं। कमेटी को चेयर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हाउस को, यानी क्रूसियल रोल स्पीकर के द्वारा जो निभाया जाता है उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर गवर्नेंस। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। ये मुख्यतः काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा
Under the principle of collective responsibility, all the members of the Council of Ministers are jointly responsible for the decision taken by the government. गवर्नमेंट कोई निर्णय लेती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर होते हैं सब ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस लिए गए डिसीजन के लिए। हालांकि वो उनसे एग्री हो या ना हो सरकार के निर्णय से, यानी सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। This means that if any decision of the government is criticized or rejected by the Lok Sabha, the entire Council of Ministers must take responsibility। मतलब सरकार ने कोई बिल पास किया, मान लीजिए वो बिल ही अगर फेल हो गया तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मिनिस्टर्स की होगी। कभी कुछ महत्वपूर्ण बिल के फेल हो जाने पर तो सरकार भी गिर सकती है, जैसे कि मनी बिल के। इन प्रैक्टिस दिस मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट वर्क टुगेदर। मतलब ये कहा जाता है कि कहावत की भाषा में तैरते भी साथ में डूबते भी साथ में। Ensure the government function effectively and that its policies are in line with the objective of the ruling party। गवर्नमेंट रिमेन अकाउंटेबल टू द लोकसभा, इसके लिए ये जरूरी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 75(3), ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इसके बारे में। अब है डिस्कस द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर इन द स्टेट। अब गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर की बात होती है तो क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर होता है? डिस्क्रिशनरी का पावर का मतलब जहां पर संविधान से जो शक्तियां मिली हैं उसके अतिरिक्त गवर्नर अपने सोच से, अपने हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से जो निर्णय ले सकते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, मतलब जिनको वो फिट समझेंगे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। ये ऐसी व्यवस्था तब मान लीजिए किसी पार्टी को चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिला है और कई पार्टी एक दूसरे से आगे पीछे हैं और सबको लगता है कि हम बहुमत सिद्ध कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए, इस तरह के निर्णय लेने के लिए गवर्नर राज्य में स्वतंत्र होते। डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, डिसमिस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, केंद्र को राज्य सरकार अगर सही से कार्य नहीं कर रही है या राज्य सरकार ने कॉन्फिडेंस खो दिया है, लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी कॉन्फिडेंस खो दिया है, तो इस बारे में निर्णय लेकर गवर्नर ही डिसमिस कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। समनिंग एंड प्रोरोगिंग द स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे हमारा राष्ट्रपति को है केंद्र में, उसी तरह से गवर्नर जो है विधान सभा कब सत्र शुरू किया जाएगा, सब सत्र को प्रोरोग किया जाएगा, इसके बारे में निर्णय लेते हैं। बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। Not satisfied with the bill passed by state legislature, he can reserve the bill for the consideration of president। Discretionary grant, ग्रांट का मतलब कुछ एड होते हैं फाइनेंशियल, जो फंड होता है कंटिजेंसी फंड स्टेट का, किसी अनसीन या अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नर की तरफ से उसे दिया जा सकता है। पार्डनिंग पावर का मतलब जैसे राष्ट्रपति को माफ कर देने का अधिकार है, गवर्नर को भी अलग कई केसेस में पार्डन रिप्राइव डिस्पाइट स्टेट के जो कानून है, कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है, तो वहां पर वो अधिकार होता है। और अपॉइंटमेंट, एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन और मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको अपॉइंटमेंट करेंगे। वाइस चांसलर्स भी होते हैं जो यूनिवर्सिटीज के होते हैं, ये सब उनके डिस्क्रिशनरी पावर में आते हैं। तो यहाँ पर ये है। फिर है कि जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है हम देखते हैं कि एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी शेपिंग एंड इंटरप्रेटिंग लॉज टू uphold the right and interest of the citizen। It refers to the tendency of judges to use their judicial power to actively engage in social, economic and political issue। मतलब जब जुडिशरी एक्टिव होकर उनको लगता है कि लेजिस्लेचर द्वारा या एक्सिक्यूटिव द्वारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम है जो सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल नेचर के हैं, तो जुडिशरी की ड्यूटी है कि अपने जुडिशियल पावर का यूज करके जो सिटीजन है उनके राइट को बनाए रखने के लिए और सिटीजन के इंटरेस्ट में लॉ को इंटरप्रेट करे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय जजेस टेकिंग एन एक्सपेंसिव एंड क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ टू प्रोवाइड रिलीफ टू इंडिविजुअल और ग्रुप दैट हैव बीन डिसएडवांटेज्ड और मार्जिनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट और द पावरफुल एंटिटीज। तो यहाँ पर जुडिशरी एक्टिव होकर अपने कानूनों के अंतर्गत सरकार को भी आदेश देती है या किसी कार्य को करने के लिए आदेश देती है, किसी के अधिकार को सुरक्षित या इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करती है। जो काम सरकार को करना पड़ता है कहीं कहीं वो जुडिशरी को करना पड़ जाता है, जुडिशरी को उस बारे में सोचना पड़ जाता है।
तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, क्योंकि ये भारत में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। हम कई केसेस में देख चुके हैं जहां पर जुडिशरी ने सरकार को विशेष तरह से, जैसे कभी वातावरण, इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस में बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं जहां जैसे ताजमहल के चारों ओर जुडिशियल एक्टिविटीज्म के चलते ही जो वहाँ ऐसे फैक्ट्रीज थे, ऐसे कल कारखाने थे जिनसे निकलने वाला धुआं ताजमहल के सफेद संगमरमर को नुकसान पहुंचा रहा था, उसके रंगत को बदल रहा था। तो जुडिशरी ने उन सब कारखानों को बंद करने और उसके 500 मीटर के दायरे में कोई भी धुआं जो निकलता है ऐसे वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह के निर्णय जुडिशरी द्वारा लिए जाते हैं। डिस्कस ब्रीफली द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ देखेंगे कि रिलीजन का इम्पैक्ट क्या है इंडिया के पॉलिटिक्स में। तो जो पॉलिटिक्स में रिलीजन का इम्पैक्ट का मतलब वोटिंग बिहेवियर, कैसे वोटिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। लोग वोट देने जाएंगे, वो धर्म के आधार पे क्या सोचेंगे, कैसे वोट करना चाहेंगे। रिलीजियस पार्टी का मतलब कुछ ऐसी पार्टी हैं जो रिलीजन को फोकस करके बनती हैं, जैसे कि इंडियन मुस्लिम लीग है, और कुछ पार्टी जो है वो कम्युनल आइडेंटिटी के हिसाब से बनती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, कैसे वोट लेने के लिए पॉलिटिक्स होती है, रिलीजन को यूज किया जाता है। कुछ पार्टी रिलीजन के नाम पे तुष्टीकरण करती है, विशेष समुदाय को तुष्टीकरण करती है ताकि वो इकट्ठा होकर वोट दे, और इसमें वो कई दूसरे रिलीजन के कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट भी करती है। और चुनाव में जब रिलीजियस सिंबल या रेटोरिक का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्लोगन, नारे या उन सेंटिमेंट्स को जगाने की कोशिश की जाती है जिससे धार्मिक रूप से एकजुट होकर वोट कर सके, वोट का पोलराइजेशन हो सके, पॉलिसीज को भी उस हिसाब से बनाया जा सकता है। तो भारत में हम अभी तक तो देखेंगे खास करके इस मामले में तुष्टीकरण की राजनीति ही चलती आई है, और भारत के कल्चरल एस्पेक्ट्स को सुरक्षित रखना, और जो मेजोरिटी है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड रहे हैं। तो नेग्लेक्टेड रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो मेजोरिटी है उनके कॉज को उठाते रही है, और उनका कॉज भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेजोरिटी के जो डिमांड्स हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो एक ही पार्टी है तो उनको भी रिलीजन के नाम पे अच्छी खासी वोट मिलते हैं, क्योंकि जो इनको वोट देते हैं उनको पता होता है कि हमारे कुछ ऐसे डिमांड से दूसरी पार्टी कभी पूरा नहीं करेगी, और इस पार्टी से ही वो पूरी हो सकती है। और उनके कुछ डिमांड जायज भी है, जैसे कि अगर जो हिंदू वेजिटेरियंस हैं वो काउ वर्शिप करते हैं तो नहीं चाहेंगे कि उनके घर के सामने या उनके मोहल्ले में या उनके बाजार में उनको कटी हुई गाय लटकी हुई दिखे मिले। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड ये देश के लिए जरूरी भी है। कन्वर्जन, लार्ज पैमाने पर आदिवासियों का, दलितों का जो कन्वर्जन किया जाता है, इसके लिए भी एक्टिव मुख्य रूप से बीजेपी ही है। तो बीजेपी के इस स्टेप के चलते रिलीजियस तौर पर जो हैं वो लोग कहीं ना कहीं एक यूनिटी होती है कि हमें इस पार्टी को वोट देना है तो हम सुरक्षित रहेंगे। बाकी दूसरे जो धर्म को मानने वाले हैं उनको बीजेपी से इन्हीं चीजों पर कहीं ना कहीं उनको इनसे नाराजगी रहती है, कि उनको लगता है कि अगर हमारा गाय भोजन है या हमको कन्वर्ट कर देना दूसरे को अपने धर्म में, ये हमारा अधिकार है, या हमारी संस्कृति किसी दूसरे देश से प्रभावित है और हम वैसे ही रहना चाहते हैं, इस देश की संस्कृति को हम महत्व तो नहीं देते, या उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए और बीजेपी के आने से ऐसा हो सकता है, तो वो इसको वोट नहीं देंगे। यानी रिलीजन कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले कर रहा है। तो इसके बारे में सामान्य जो जनरल स्टडीज वाली बातें आप जानते हैं उसके आधार पर लिख सकते हैं, जिसको जिस तरह से ये लिखना है अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लिख सकते हैं। बड़े क्वेश्चंस हैं। लिबरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो पता होने चाहिए, जो सिलेबस के आधार पर है। कुछ भी फंडामेंटल राइट्स, कम से कम 10 फंडामेंटल राइट्स आप लिखें। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कुछ आपको याद होने चाहिए। अगर हम कहें तो यहाँ देख लें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, जिसको कहते हैं डीपीएसपी। तो इसमें क्या है कि पार्ट 4 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 36 से 51 तक है।
नॉट जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर इसमें जो आर्टिकल्स में जो लिखे हुए हैं, अगर राज्य उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। जस्टिसिएबल नहीं मतलब न्याय नहीं प्राप्त कर सकते कि ये हमारा अधिकार है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में जो राइट्स हैं, अगर वो स्टेट या इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें नहीं प्रदान किया जा रहा है तो हम अपने जस्टिस के लिए न्यायालय का रुख कर सकते हैं, मगर यहाँ नहीं है। मुख्य रूप से प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर, स्टेट जो है, राज्य जो है, वेलफेयर को प्रमोट करेगा, हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये कैसे मिले, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसके लिए प्रयास करेगा ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, एजुकेशन, ऑल चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 14, हेल्थ, स्टेट सबको पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, वर्कर्स राइट है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात है, कॉ प्रोटेक्शन की बात है, विलेज और कॉटेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज की जो इंडस्ट्रीज होती है उसको प्रमोट करने की बात है, पंचायती राज को प्रमोट करने की बात है। तो ये सारा है। जाति के बारे में सवाल आएंगे, कास्ट, जैसे हमने रिलीजन का पॉलिटिक्स में क्या रोल है वो देखा, उस तरह से कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, कास्ट क्या रोल प्ले करता है, इंडियन पावर स्ट्रक्चर एंड पॉलिटी में कास्ट का क्या रोल है, रोल ऑफ कास्ट इन, वो भी हमें समझना पड़ेगा। रोल ऑफ कास्ट, कास्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारे आजादी के बाद से ही, कास्ट बेस्ड बेस्ट पार्टीज, कास्ट बेस्ड पार्टीज बहुजन समाजवादी पार्टी है, भीम आर्मी है, समाजवादी पार्टी अलग तरीके से, आरजेडी का कहीं अपना कास्ट का वोट बैंक है, सभी पार्टी कहीं ना कहीं कास्ट का वोट बैंक होता है। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स में कि कास्ट कैसे वोट बैंक को प्रभावित करेगा, रिजर्वेशन सिस्टम, इसको लेकर यहाँ काफी पॉलिटिक्स हुआ है। आज भी रिजर्वेशन के लिए कहीं ट्रेन जाम है, कोई कहता है हमको एसटी में शामिल कर लो, कोई कहता है हमारे जाति को एससी में शामिल कर दो, ऊंची जाति वाले को अभी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत रिजर्वेशन मिला है तो उसको भी कोर्ट में कई लोग चैलेंज किए हैं। एक बेंच से निर्णय होने के बाद दूसरे बेंच में चैलेंज करने के लिए कहीं ना कहीं अभी भी मामला है। और सोशल जस्टिस की बात होती है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात होती है, तो पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है, इसको अब यहाँ पर एक भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका, एग्जामिन द चेंजिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ऐसे क्वेश्चन जो क्रिएटिव आ सकते हैं, अगर आपको प्रधानमंत्री के पावर, प्रधानमंत्री चूंकि सिलेबस में है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पावर रोल पता है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। तो फिर भी इसको देखते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं कि रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेज ओवर द इयर्स। मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है, ये बहुत सारे इसमें चेंजेज आए हैं कुछ सालों में। ये इसलिए होता है क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप जो है कंट्री का, उसमें इवोल्यूशन मतलब समय के साथ वृद्धि हुई है, परिवर्तन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो क्या किस तरह के चेंजेज आए हैं, इंक्रीज इंटरनेशनल इंगेजमेंट। अभी के दशक में हम देखें, पिछले 10 सालों में, तो इंटरनेशनल इंगेजमेंट प्रधानमंत्री जो रोल प्ले करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल से इंटरनेशनल अफेयर में बढ़ चुका है। डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की बात हो, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं विश्व में, तो उनके साथ इंगेज होने की बात हो, लीडिंग रोल, ग्लोबल इनिशिएटिव, क्लाइमेट चेंज, इन सब में जो प्रधानमंत्री की भूमिका है भारत की, वो काफी चेंज हुई है और लीडरशिप रोल अभी तो प्ले कर रहे हैं। ग्रेटर फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस है। कंट्री के इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पे कैसे ले जाएं, इसके लिए काफी प्रयास है। इकोनॉमिक रिफॉर्म काफी बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री का रोल काफी बढ़ जाता है और काफी इसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं। और डेवलपिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो इंडिया में तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बाढ़ सी आ गई है। तो हम देख सकते हैं कि पिछले 7-8 सालों में इस पर काफी कार्य हुआ है। डिजिटल गवर्नेंस, ये तो एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन है। हर चीज में हम डिजिटल गवर्नेंस जो है, सभी सामान्य व्यक्ति भी मोबाइल लेकर और डेटा के साथ कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और अपने आप को डिजिटल क्रांति में सहभागी के तौर पर देखता है। चाहे रुपयों का लेन देन हो, चाहे इंफॉर्मेशन या कोई पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो, तो डिजिटल गवर्नेंस का फील्ड काफी। ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब शक्ति का कहीं केंद्रीकृत होकर नहीं होना, लोकल गवर्नमेंट अपने स्थानीय निर्णय अपने हिसाब से ले सके, उनके पास
फंड हो अपने स्थानीय लोकल काम कराने को। म्यूनसिपैलिटी में भी अपने पास फंड होता है, वो अपने लेवल पे अपने कार्यों को क्या जरूरी है, कहाँ नाली बनेगी, कहाँ खंभे लगेंगे, कहाँ बिजली के बल्ब फ्यूज हैं, ये सारा निर्णय वो खुद ले लेती है। उन्हें राज्य पर निर्भर नहीं है, राज्य सारा निर्णय अधिकतर खुद लेता है। उनके पास धन भी होता है और केंद्र अपना अलग कार्य करता है। तो सोशल इश्यू से लेके ये सारे प्रधानमंत्री के चेंजिंग रोल है। तो इस तरह से जी का जो पेपर है, इसको हम इस तरह से अगर समझते हुए सिलेबस को कंप्लीट रखेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लॉन्ग हो तो डिटेल में, शॉर्ट हो तो 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं।